नमस्कार मित्रों, अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे क्लास 10th में। और 10th क्लास में पहले चैप्टर में हमने प्रमुख सभ्यताएं देखी थी और दूसरे चैप्टर में हमने राजपूत वंश की उत्पत्ति देखी थी। इस चैप्टर में हम प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें है गोहिल वंश अर्थात मेवाड़ स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोहिल वंश और इसके प्रतापी शासक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया है। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ और गोहिल वंश की उत्पत्ति और उसके मूल स्थान के बारे में अनेक धारणाएं प्रचलित है। अबुल फजल कहता है ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित, वहीं कर्नल टोड ने इसे वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था। अब है बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और बप्पा की राजधानी थी नागदा। राज प्रशस्ति की इस घटना का वर्णन, जो मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बप्पा ने ही कैलाशपुरी में एकलिंग जी अर्थात लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी आज भी गोहिल वंश या मेवाड़ के कुल देवता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम जो था वो था कालभोज और बप्पा जो है वो कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद का रचनाकार कवि श्यामलदास भी बप्पा किसी राजा का नाम नहीं होकर अपितु एक खिताब था। उपाधि या खिताब का नाम बताते हैं बप्पा और बप्पा का वास्तविक नाम बताया जाता है कालभोज। बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी की यहाँ सेवा में था। बाद में इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उस मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए सीवी वैद्य इसकी तुलना चार्ल्स मार्टल, फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, वैसे ही चार्ल्स मार्टल के समान बप्पा रावल ने यहाँ पर विदेशियों को मेवाड़ की धरती से खदेड़ा था। तो सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करते हैं। नेक्स्ट शासक आता है जैत्र सिंह 1213 से 1253 तक। जैत्र सिंह गोहिल वंश का ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। देखो, बप्पा के समय जो राजधानी थी वो नागदा थी। जैत्र सिंह पहला शासक होता है जो चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। 1227 में बुताला के युद्ध में सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त करता है। बुताला का युद्ध किसके मध्य हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और इसका वर्णन हमें मिलता है जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश का नाम हमीर कहा गया है, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक राजा जैत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो हमीर मदमर्दन में हमीर जो नाम है वो किसका है? इल्तुतमिश का है। और ये रचना किसने लिखी है? हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ने। और जय सिंह सूरी के इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? बुताला के युद्ध का वर्णन है, जो कब हुआ? 1227 में हुआ था। नेक्स्ट शासक है रतन सिंह। नेक्स्ट है रतन सिंह। रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता भी थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस बात को मान्य करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसका सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानी पद्मनी जो है वो 1600 महिलाओं के साथ जोहर करती है।
इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी शामिल था। अमीर खुसरो ने अपना ग्रंथ लिखा है खजाइन उल फुतूह, जिसमें इस आक्रमण का वर्णन है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को बाद में चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम जो खिजर खां है उसके नाम से खिजराबाद कर दिया जाता है। चित्तौड़ का नाम कर दिया जाता है खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था और रतन सिंह से आज तक एग्जाम में खूब क्वेश्चन इन्हीं 3-4 बातों से पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट शासक है सिसोदिया वंश का राणा हमीर। राणा हमीर, इससे पहले जो शासक थे वो रावल शाखा के थे और ये हमीर जो है वो सिसोदिया शाखा की स्थापना करता है। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर का दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके बाद के हमीर के बाद और हमीर के सभी शासक क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है और हमीर को दूसरी संज्ञा दी जाती है विषम घाटी पंचानन की। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को दी गई है। हमीर ने सिंगोली, जो बांसवाड़ा में पड़ता है, सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली का युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य। नेक्स्ट शासक है महाराणा लाखा, 1382 से 1421 तक। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर कंडीशन ऐसी बनती है कि लाखा के साथ ये विवाह संपन्न हो जाता है, न कि चूड़ा के साथ। और विवाह की शर्त ये थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो होगा वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा। हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का शासक होगा। इससे लाखा का जो योग्य पुत्र चूड़ा था उसको राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ता है और इसीलिए चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है भीष्म पितामह ने भी अपना राज्य त्याग किया था। महाभारत की कहानी आपने सबने सुनी होगी। राणा लाखा के समय जावर माइंस से सोना व चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछोला झील का बहुत बार पूछा गया है। किसके शासनकाल में शीशा व जस्ता निकला? राणा लाखा के समय। ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें। भीष्म पितामह वाला भी पूछा गया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है महाराणा मोक्कल। मोक्कल जो था वो लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। उसी शर्त के अनुसार मोक्कल राजा बनता है। 1421 ईस्वी में जब मोक्कल शासक बना तो अल्प आयु में होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। पर जब चूड़ा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई अब संदेह करती है तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया था। 1433 में मोक्कल की जीलवाड़ा में चाचा व मेरा नहीं महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और नेक्स्ट शासक बनता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। 1433 में मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा कुंभा, जो राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त करके मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित करता है। और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाता है। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी भी बनाता है। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में? सारंगपुर युद्ध की स्मृति में विजय होने की याद में करवाया जाता है। बाद में नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में भी युद्ध होता है, जिसमें गुजरात की पराजय होती है। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर देता है। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि होती है। ये संधि अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर कुंभा के खिलाफ ही मानी जाती है।
इस संधि में ये तय होता है कि दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 1458 गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा अपनी कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण कुंभा के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कवि राजा श्यामल दास ने भी कुंभा के मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताता है। विशेष कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग जो है वह है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो अपनी भौगोलिक स्थिति व बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी था मंडन। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकंपूर के मंदिर, जो अपनी विशालता व तीक्ष्ण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा स्वयं एक विद्वान व विद्यानुरागी भी था। कान्य व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। कुंभा के काल में ही कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुंभा एक प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय था और जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार कुंभा का जो पूरा चैप्टर है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है राणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी में। राणा संग्राम सांगा या संग्राम सिंह, उसके तीनों भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस वजह से उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था और इस संघर्ष में अंत में सांगा विजयी होता है और मेवाड़ का शासक बनता है। इतिहास में सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, जो 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। मालवा पर सुल्तान नसरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जिसमें मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी सेकंड को सफलता मिलती है और इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ जाता है और वो एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक ही बन जाता है। अंत में मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को वहाँ से हटाया और मेदिनी राय को निकाल दिया। तो मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। फिर है ईडर का उत्तराधिकार का प्रश्न। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा का सहयोग, ऐसे दो मसले थे जिसमें सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के मध्य संघर्ष होता है, पर किसी को अंतिम सफलता नहीं मिलती। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, जो वर्तमान में कोटा जिले में है, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि खातौली का युद्ध किन के मध्य होता है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी। खातौली के युद्ध के बाद राणा की सेना ने बांडी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को परास्त किया, जो बांडी जो धौलपुर में है वर्तमान में। इसके बाद राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और राणा सांगा जो है उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार भी कर लिया था। तो इब्राहिम लोदी के बाद में जो है वो बाबर भारत में आ जाता है और 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा भी देता है। बाबर ने राणा सांगा पर इस युद्ध में विश्वासघात पर आरोप लगाया, क्योंकि बाबर का कहना यह था कि मैंने सांगा को कहा था कि वो पानीपत के युद्ध में मेरी सहायता करेगा और सांगा ने अपना वादा नहीं निभाया। और बाबर के अनुसार सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु सांगा ने मदद नहीं की। कुछ भी कहो, लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा थी कि दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। और सबसे पहले बयाना के युद्ध में, जो फरवरी 1527 ईस्वी में बाबर की सेना को पराजित किया गया था राणा सांगा ने, 17 मार्च 1527 को
खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य ऐतिहासिक युद्ध होता है, जिसमें बाबर तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति के सहारे बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है। जब सांगा की हार होती है तो सांगा उस युद्ध में घायल होता है और युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जाता है और राणा सांगा अपने पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़गढ़ लौटने से इनकार कर देता है। तब सांगा के सामंत जो है राणा सांगा को विष दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा में सांगा की मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ सांगा में सांगा का समाधि स्थल आज भी बना हुआ है और सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह और उसके पश्चात विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है। तो राणा रतन सिंह और उसके पश्चात आता है राणा विक्रमादित्य। फिर है राणा उदय सिंह। राजस्थान के इतिहास में महान बलिदान की ख्याति पन्ना धाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर वो कुंभलगढ़ के किले में रखा था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता नामक 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों पर चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। और ये एग्जाम में खूब पूछा गया है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर मूर्तियां लगवाई थी, जयमल और फत्ता की। नेक्स्ट है राजस्थान का संपूर्ण इतिहास महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। एक एक चीज़ महाराणा प्रताप की एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। डेट ऑफ बर्थ से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक लाइन जो है महाराणा प्रताप की हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इतिहास के लिए भी 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा उदय सिंह ने तो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सरदारों ने उदय सिंह को स्वीकार नहीं किया था और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया था। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और महाराणा प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करे या अपनी स्वतंत्रता और अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। महाराणा प्रताप को पता था कि दूसरा जो मार्ग है अपने देश की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को हासिल करने का, वो मार्ग बड़ा कष्टपूर्ण है और उसमें संघर्ष भी है। लेकिन महाराणा प्रताप ने इसी संघर्ष को अपनी जिंदगी बनाया था। उन्होंने अपने कर्तव्य और विचारों से अपने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को भी बढ़ाया। प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर लिया और अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए 1572 से 76 ईस्वी तक उसने 4 शिष्टमंडल भेजे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में। मगर महाराणा ने किसी के साथ भी संधि करने की रुचि नहीं दिखाई। अंततः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर आया और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होता है, जिसे इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध से जाना जाता है। और इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था आमेर का मान सिंह, जबकि प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूर। और इस युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया था। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए यहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारने शुरू किए थे। 1576 से लेकर 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कई अभियान भेजे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ।
इसमें दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाया था। और जब प्रताप को इस युद्ध और इस घटना का पता चला तो उसने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित वापस भिजवा दिया था। और ये नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का अनुपम उदाहरण है। वहीं 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल सेनापति सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। और दिवेर की विजय के बाद पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। और ये छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसीलिए कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये जो सुल्तान खां है ये अकबर का काका था और इसको वहाँ पर कुंवर अमर सिंह ने समाप्त कर दिया था। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजता है। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे राज्य पर अपने अधिकार कर लिया था और चावंड को अपनी राजधानी बनाता है और राज्य में सुव्यवस्था भी स्थापित होती है। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है और उन्हें चावंड के पास बांडोली नामक गांव में अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने कहा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जहां प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्ज्वल विजय या कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई है। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर जो है वो मेवाड़ का मैराथन है। तो ये कथन था इतिहासकार कर्नल टोड का। नेक्स्ट है प्रताप का पुत्र राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है और शासक बनते ही मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर आया था और शाहजादा खुरेम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपता है और मेवाड़ में लूटमारी और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। इन लगातार हो रहे मेवाड़ पर आक्रमणों से मेवाड़ के सामंत जो थे वो युद्धों से ऊब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा मुगलों से संधि करने का दबाव डालता है। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ता है और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ती है। अंत में जाकर फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई और चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर शर्त थी कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत होता है। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश नहीं था और स्वयं को उसने राज कार्य से विरक्त कर लिया था, क्योंकि अमर सिंह ने तो अपने पिता प्रताप का संघर्ष देखा था। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता भी मानी जाती है। नेक्स्ट है राणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्यों को पूरा करने का निश्चय किया था और राज सिंह से पहले मुगल मेवाड़ संधि में जो तय हुआ था कि मेवाड़ अपने किले की मरम्मत नहीं कभी कर पाएगा, राज सिंह ने उस संधि को तोड़ने का निश्चय किया था। लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों को प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 की सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा था और राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना सही नहीं मानकर वहां से सेना को हटा लिया और सेना ने कंगूरे व बुर्ज गिराकर लौट गई थी। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा और जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में इसके संबंध में राज सिंह से अच्छे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया था। मतभेद होते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर, जिसका विवाह औरंगजेब से होना था, लेकिन विवाह होता है राज सिंह के साथ। 1660 ईस्वी में औरंगजेब को इस बात से अप्रसन्न हो जाता है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया था और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था
और इसी झील के किनारे 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया था। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, जो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये आज का चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने मेवाड़ वंश के प्रमुख शासकों को देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मारवाड़ वंश, और इस 10th क्लास की क्वेश्चन होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ भी लेके आएंगे जो इन्हीं चैप्टरों पर आधारित होगी। जय हिंद।